Today we are going to start the straight lines, and this will be our first lecture to the straight lines. And we all have studied straight lines in our previous classes, classes 9th and 10th. मतलब पहले भी हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़े थे, और आज हम लोग 9 10 में पढ़े थे उन्हीं सारी चीज़ों को एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे, और उन सारी चीज़ों पे जेई में कैसे प्रॉब्लम्स बने हैं, स्पेशली मेंस में कैसे प्रॉब्लम्स बने हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं तब। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बेसिकली, पहले हम लोग को ये देखना है कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों है। मतलब ज्योमेट्री था ही हम लोग के पास, हम लोग को जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी वो ज्योमेट्री से हो ही जा रही थी। तो एक चीज हम लोग फील किए होंगे 9 10th में भी, स्पेशली 10th की ज्योमेट्री के पार्ट्स में, कि कुछ कुछ कभी कभी ज्योमेट्री बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब बहुत सारी चीजें हम लोग को सोचनी पड़ती हैं जो दैट मतलब वो ऐसा लगता है कि दे आर जस्ट आउट ऑफ द बॉक्स, कि ये कंस्ट्रक्ट कर दो, ये कर दो, एंड हेंस दिस इज कॉन्ग्रुएंट। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक चीज है कि वो आई ही इसलिए है कि ज्योमेट्री को थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग हैंडल कर पाए। मतलब ज्योमेट्री को हम लोग अलजेब्रिकली हैंडल कर पाए, और हम लोग एक बेसिक चीजों को फॉलो करते हुए ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को समझ भी पाए और उनसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाए। तो पहला हम लोग अब करेंगे। तो पहला चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मतलब बेसिकली वही डेस्कार्टिस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम लोग 9 10th में भी पढ़े हैं, प्लस द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। बेसिकली suppose this is our coordinate plane, and we are calling the intersection of the x-axis and y-axis as the origin. The coordinate plane is a 2D plane which consists of two lines intersecting at right angles, and the common point, their intersection point, is called the origin, and this we call as the x-axis, and this we call as the y-axis. Suppose P is a point here and its coordinate is a comma b. So जो हम लोग कह रहे हैं कि its coordinate is a comma b, तो इससे हम लोग का रेफरेंस यही है कि जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस x एक्सिस से उसकी डिस्टेंस, यानी कि ये जो है वो b के बराबर है, और y एक्सिस से उसकी डिस्टेंस a के बराबर है। यहाँ पे कई बार हम लोग गलत भी पढ़ लेते हैं कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते समय कि एक्स कोऑर्डिनेट को गलती से यूज कर लिया डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो इस बात पे हम लोग को केयरफुल होना है कि बेसिकली एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट नहीं है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये था हम लोग का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है उसमें हम लोग, जैसे अभी हम लोग को दो एक्सिस का यूज करना पड़ रहा है, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग दो वेरिएबल्स का भी, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हम लोग दो ही वेरिएबल्स का यूज करते हैं। पर वहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं वो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, जैसे ये ओरिजिन है हम लोग की, और ये अपना पॉइंट पी है, और ये एक्स एक्सिस है, ये बेस लाइन है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करने के लिए जो पॉइंट पी की डिस्टेंस ओरिजिन से होती है उसको हम लोग आर कहते हैं, और जो बेस लाइन से पॉइंट पी का एंगल होता है उसको थीटा कहते हैं। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग आर कॉमा थीटा से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन हम लोग लगाते हैं कि आर इज ग्रेटर देन 0 एंड थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई। तो ये बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन इसीलिए यूज किया जाता है कि कोई मतलब ऐसा ना हो कि फॉर द सेम पॉइंट वी आर गेटिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर एंड थीटा। फॉर एग्जांपल, if we choose r to be here 1 centimeter and theta to be 45 degrees, then for that same thing we will be getting r as r equals to 1 and theta is 45 plus 2 pi. So to avoid all these things, means to make, basically to make this all one type, we put a restriction on theta that it is from 0 to 2 pi. और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स का कन्वर्जन हम लोग को ध्यान में रखना है कि जैसे यहाँ पे कोई भी पॉइंट था, तो अभी इसको हम लोग कार्टेशियन पोलर में भी रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं कि ये बेसिकली आर है और ये बेसिकली थीटा है, ये एंगल। तो यहाँ पे जो बी डिस्टेंस है वो क्या है, अगर ये एंगल थीटा है तो जो बी है वो आर साइन थीटा है, और जो ए है वो आर कॉस थीटा है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली आर कॉस थीटा है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली आर साइन थीटा है। अगर हम लोग को कोई भी
पॉइंट दिया हो पोलर कोऑर्डिनेट में या कोई भी इक्वेशन इनफैक्ट दी हो पोलर कोऑर्डिनेट में, तो उससे हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन करके उसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में यूज कर सकते हैं। और अगर एक्स वाई में दिया हो तो उसको पोलर में यूज कर सकते हैं। और वैसे ही हम लोग को ये भी जानना चाहिए कि मतलब ये तो आर और टी दिया हो तो एक्स वाई में कन्वर्जन है, और वैसे ही अगर आर और मतलब एक्स और वाई दिया हो तो हम लोग को आर और टी कैसे पता चलेगा। तो आर इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड थीटा is basically tan inverse y divided by x. So this was all about the coordinate systems. Now we will move ahead to our first important concept, that is the distance formula. So suppose we have our coordinate system as this, and we have 2 points on it of 1 p1 and p2. We need to find this distance, which is basically the length of the line segment joining p1 and p2. And for this we need to consider this right angle, basically this right angle triangle, and we will be applying the Pythagoras theorem to get the length of this hypotenuse p1 p2. ये वाली जो लेंथ है ये y of p2 minus y of p1 है, पर बेसिकली यहाँ पे हम लोग p2 p1 को ऐसा लिए हैं कि p2 is having a more positive y coordinate than p1, पर ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। तो बेसिकली हम लोग इस वाली डिस्टेंस को मॉड ऑफ y1 minus y2 लिखते रहे, और वैसे ही इस वाले डिस्टेंस को मॉड ऑफ x2 minus x1 लिखते रहे। और जो हम लोग की डिस्टेंस p1 p2 है वो बेसिकली, so this is an important formula and we will be using it all throughout, not even in this chapter but all throughout our course and all throughout our preparation. And basically we have already studied this formula in our 10th class, so we need to remember this. So our next topic is section formula, and this is a very important topic because a lot of problems can be made over it, and basically it is slightly ignored, often ignored, and a lot of problems can be solved easily through it. A lot of problems basically of locus can be solved easily through this concept of section formula. We will be studying locus, yeah, in the next class possibly. So first let me write down the heading, which is the section formula. So what does this formula say? So suppose this is our line segment and it's here we know the coordinates of these 2 points, P1 and P2. अब इस लाइन सेगमेंट को अगर हम लोग एक्सटेंड कर दें और हम लोग इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट बोलें जो P1 P2 को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, तो उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि m/n रेशियो में P1 P2 को, सो बेसिकली लेट मतलब चलो इस पॉइंट को P कहते हैं, और ये जो पॉइंट P है ये P1 P2 को नहीं आती, और ये पॉइंट P है जो है वो P1 P2 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो अब हम लोग का जो कंसर्न है वो है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। तो यहाँ पे भी हम लोग जो अपनी बेसिक ज्योमेट्री का अंडरस्टैंडिंग है उसी का यूज करेंगे, विच इज मतलब सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स। तो हम लोग इसमें एक बार x कोऑर्डिनेट को देखेंगे, एक बार y कोऑर्डिनेट को देखेंगे। बेसिकली हम लोग एक को भी देख लेंगे तो अपना काम हो जाएगा कि मतलब पॉइंट कैसे निकलने वाले हैं। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि पॉइंट P1 और P2 से परपेंडिकुलर मतलब x एक्सिस और y एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइंस खींच रहे हैं, और P से भी। So we have basically our x axis along this line and y axis along this line. Now from the similarity of triangles we know that, well, let us call this point as O1 and this point as O2. From the similarity of triangles we know that triangle P1 OP is similar to triangle P1 OP2. तो हम लोग सिमिलैरिटी से क्या जानते हैं कि अगर P1P
और P2 का रेशियो M/N है, तो वो सेम रेशियो P1O1 और O1O2 का भी होगा। मतलब P1P divided by P1P2 is equal to M divided by M plus N. Similarly, P1O1 divided by P1O2, that will also be M upon M plus N. हम लोग को P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है x, y। तो O1 P1 क्या होगा? O1 P1 होगा x माइनस x1, और O2 P1 क्या होगा? O2 P1 होगा x2 माइनस x1। और ये किसके बराबर है? बेसिकली दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और अब इसी इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को जो वेल नोन सेक्शन फार्मूला है वो मिल जाएगा। और ये सेक्शन फार्मूला मतलब एक इजी वे है इसको रिमेम्बर करने का भी, क्योंकि मतलब पहले मैं सेक्शन फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, तो इसको रिमेम्बर करने के लिए क्या किया जाए। तो अगर ये पॉइंट हम लोग मान ले P1 है, और ये पॉइंट मान ले P2 है, और ये पॉइंट कोई P है जिसका हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना है, और ये रेशियो हम लोग मान लेते हैं कि λ1 है। λ1 इज ऑन द साइड ऑफ P1 एंड ये रेशियो λ2 है, एंड λ2 इज ऑन द साइड ऑफ P2। तो हम लोग को अगर P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो बेसिकली यू नीड टू डू λ1 इंटू P2 का कोऑर्डिनेट एंड λ2 इंटू P1 का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय λ1 प्लस λ2। वही लिखा है कि अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है P का, तो दैट इज बेसिकली λ2 x1 plus λ1 x2 divided by λ1 plus λ2. Basically, I am using k in place of lambda because of the constraint of variables in this keyboard. तो ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला है, और इसका जैसे हम लोग x कोऑर्डिनेट में जो वर्किंग किए और जो ज्योमेट्री का यूज करके हम लोग x कोऑर्डिनेट निकाले थे P का, उसी सेम सिमिलर वर्किंग के साथ हम लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं P का। अब ये तो था कि P was basically lying inside P1 and P2, और λ1 λ2 अगर कोई मतलब पॉजिटिव ही होगा अगर P1 P2 के अंदर लाई कर रहा है तो। पर हम लोग मतलब जो P है, हम लोग तो स्टार्टिंग में कहे थे कि P कैन लाई एनीवेयर ऑन द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2। सो वी मतलब जब P1 और P2 के बाहर भी लाई करे तब भी हम वी शुड हैव अ फॉर्मूला, और उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर तो आना नहीं चाहिए क्योंकि वर्किंग बेसिकली सेम ही होनी चाहिए। तो उसको भी एक बार देख ले रहे हैं। उसको बेसिकली ये जो था हम लोग का वो था इंटरनल डिवीजन, और ये जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल डिवीजन। और मतलब ये एक्सटर्नल डिवीजन का जो बेसिक फार्मूला होता है वो स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है, हमको भी लगता था। तो हम तो यही करते थे कि जो इंटरनल डिवीजन का था फार्मूला था उसी को यूज करके एक्सटर्नल डिवीजन की भी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते थे। So suppose this is our line, and here we have our first point P1, here we have our second point P2, and here we have our next point, means the point that we are concerned, for what we are concerned P। तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका x कोऑर्डिनेट x1 है, इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, और इसका x कोऑर्डिनेट x है। तो जैसा वहाँ पे हम लोग वेरिएबल अपना सेट किए थे कि k1 वाज द मतलब k1 और k2 का जो रेशियो था, तो k1 वाज मतलब फ्रॉम पॉइंट P1 एंड k2 वाज फ्रॉम पॉइंट P। तो वैसा यहाँ पे भी हम लोग सेट कर ले रहे हैं कि k1 जो रेशियो है वो P1P का k1/k2 इज बेसिकली P1P अपॉन P2P। तो अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला पूरा चीज P1P जो है ये पूरा k1 है, k1 है नहीं बेसिकली, मतलब रेशियो k1 है, और ये वाला चीज k2 है। तो ये वाला जो चीज होगा वो k1 माइनस k2 होगा। और फिर हम लोग अपने वही ओल्ड इंटरनल डिवीजन का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पे अंतर ये है कि यहाँ पे जो हम लोग का P है वो अंदर नहीं लाई कर रहा है, यहाँ पे P2 जो है वो P1 और P के अंदर लाई कर रहा है। तो हम लोग वही मतलब जो फॉर्मूला हम लोग का एक्सटर्नल डिवीजन का था उसी से अगर हम लोग लिखें तो x2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x2 को हम लोग लिख सकते हैं k2 इंटू x1 प्लस k1 माइनस k2 इंटू x डिवाइडेड बाई
k1 minus k2 plus k2, which is basically k1. So this is our formula for x2, और ये एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें से हम लोग x को आराम से एलिमिनेट करके, मतलब x को आराम से यहाँ पे k1 को इधर भेज दें और k2 x1 को इधर भेज दें और k1 माइनस k2 से डिवाइड कर दें, तो हम लोग का फॉर्मूला x कहाँ जाएगा। यानी कि हम कर ये रहे हैं कि k1 को इससे मल्टीप्लाई किए और k2 माइनस x1 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किए और k1 माइनस k2 से डिवाइड किए, तो जो x का फॉर्मूला आया वो ये k1 को इससे k1 x2 माइनस k2 x1 डिवाइडेड बाई k1 माइनस k2। इस फॉर्मूले में मतलब जो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला था और एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला बेसिकली वो एकदम सिमिलर है, बस यहाँ पे एक माइनस है प्लस की जगह। और ये चीज ध्यान में रखनी है कि अगर इफ k1 इज इन, मतलब k1 अगर आ गया है तो यहाँ पे k1 माइनस k2 होगा, तो डिनोमिनेटर में भी k1 आगे रहेगा। तो ऐसे करके हम लोग इस चीज को याद ध्यान में रख सकते हैं। तो अब जो हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़े इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के, अब उसके बेसिस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली एक डेरिवेशन है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल को डेराइव करना। इसके लिए हम लोग को एक बेसिक ज्योमेट्रिक फैक्ट याद करना मतलब ध्यान में रखना रहता है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बन गया है, पर ये एक नॉर्मल ट्रायंगल इसको कंसीडर कर रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो और इसका सेंट्रॉइड है जी, तो इसके सेंट्रॉइड का अब हम लोग को लोकेशन निकालना है। तो हम लोग एक चीज ध्यान में रखेंगे, मतलब ये एक बेसिक ज्योमेट्रिक फैक्ट है जो हम लोग मतलब पढ़े हैं 9th 10th में, और इजीली प्रूवेबल भी है कि अगर ये लाइन है ए और जी को ज्वाइन करने वाली, यानी कि बेसिकली इट इज द मीडियन ऑफ बी सी। अगर बी सी का मिड पॉइंट एम है तो ये लाइन ए एम है, तो ये वाला जो रेशियो होता है ए जी बाई जी एम, ये 2:1 होता है। तो हम लोग को g का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है और हम लोग को ए बी सी का कोऑर्डिनेट एज x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3 गिवन है। तो अब हम लोग को g का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो पहले हम लोग m का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। जो हम लोग की वर्किंग होगी इस प्रॉब्लम के लिए वो यही होनी चाहिए कि पहले m का कोऑर्डिनेट निकालो और उसके बाद a और m को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका यूज करके, क्योंकि हम लोग को दो रेशियो पता है कि सेंट्रॉइड है, तो अगर ए से सेंट्रॉइड को कोई भी लाइन ज्वाइन करेगी तो वो बी जो सामने वाली लाइन है बीसी है उसको वो अपने उसके मिड पॉइंट पे कट करेगी। यही सेंट्रॉइड का डेफिनेशन होता है। तो बीएम और एमसी का जो रेशियो है वो 1:1 होगा और एजी और जीएम का जो रेशियो है वो 2:1 होगा। और अब हम लोग को मतलब ये सब हमको अगर लगाना है अपना कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए हमको क्या होना चाहिए, दो पॉइंट पता होना चाहिए और तीसरे पॉइंट का हम लोग को तीसरे पॉइंट का लोकेशन निकालने के लिए हम लोग वर्क करेंगे, यूज करेंगे उस फॉर्मूला को। तो हमको बी और सी का फॉर्मूला मतलब बी और सी का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है, तो उससे एम का हम लोग इजीली निकाल सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और एम का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकाल के हम लोग ए एम वाली लाइन में ए एम वाली लाइन से जो ए जी और जी एम का जो रेशियो है उसका यूज करके जी का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो बेसिकली एम का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, क्योंकि ये सिंपली ये 1:1 का रेशियो है, तो बेसिकली इट विल बी द मीडियन ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी1 एंड बी2। ये आ गया हम लोग का एम का कोऑर्डिनेट। अब ए जी और जीएम वाली लाइन में ए जी बाई जी एम इज 2:1, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ जी विल बी the coordinate of g will be the x coordinate of g will be the coordinate of a multiplied by 1 plus the coordinate of m multiplied by 2 and whole divided by 3. So we will be writing it directly that the x coordinate of g will be the coordinate of a multiplied by 1 and the coordinate of m multiplied by 2 and whole divided by 3. तो अगर x1 प्लस x2 बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली x1 प्लस x2 ही आएगा, और x3 को और a के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 y3 है और x3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये जो आएगा वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 और फिर उसको 2 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे, तो जो x कोऑर्डिनेट आएगा g का वो आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम।
और अब हम लोग, ये तो हम लोग का एक नॉर्मल सेंट्रॉइड वाला पॉइंट था जिसको हम लोग पहले भी देखे थे, पर हम लोग जानते हैं कि एक ट्रायंगल में बहुत सारे स्पेशल पॉइंट्स होते हैं, और जैसे कि एक सेंट्रॉइड होता है विच इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियंस, और दूसरा जैसे इंसेंटर होता है। इंसेंटर क्या होता है कि ए बी सी अगर एक ट्रायंगल है तो ए हर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी से एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करें, और वो जहाँ पे मीट करते हैं उस वाले पॉइंट को इंसेंटर कहते हैं। वैसे ही हम लोग सरकम सेंटर जानते हैं कि ए बी सी को जो सर्कल सरकमस्क्राइब करता है उसका जो सेंटर होता है उसको सरकम सर्कल कहते हैं। तो हम लोग, अगर हम लोग को रेशियोज पता हो इनके, तो हम लोग इजीली इन सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो अगर इन सेंटर का पहले हम लोग देख लेते हैं, मतलब इन सर्कल का पहले हम लोग को ये चीज जानना है, मतलब जैसे हम लोग सेंट्रॉइड वाले प्रॉब्लम में भी जो मेन दिक्कत अगर हम लोग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आती है वो यही आती है कि सेंट्रॉइड और ए को जो पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, जो लाइन ज्वाइन कर रही है, उसका उस मीडियन के, उस टोटल लाइन के रिस्पेक्ट में क्या रेशियो है। अगर हम लोग को वो रेशियो इजीली पता चल जाए तो हम लोग ये वाला पॉइंट एम आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पे इसको एम फिर से कह दे रहे हैं, और इस वाले पॉइंट को आई कह दे रहे हैं। तो हम लोग एक थ्योरम पढ़ते हैं कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इस साइड का लेंथ c है और इस साइड का लेंथ b है, तो जो bm बाई mc है वो बेसिकली c इज टू b आता है। और इसी सेम चीज का यूज करके जो ai बाई im है वो b प्लस c बाई a आता है। तो हम लोग ये वाली वर्किंग मतलब सेम टू सेम रिपीट करेंगे, तो हम लोग को आई का भी कोऑर्डिनेट एज इट इज मिल जाएगा, जिसमें जैसे उस समय सेंट्रॉइड वाले प्रॉब्लम में क्या था कि सी, मतलब ये जो रेशियो सी और बी था वो यहाँ पे 1:1 था और यहाँ पे 2:1 था। पर इन सेंटर के केस में क्या हो रहा है, हम लोग को पता है कि इन सेंटर अगर कोई भी लाइन, अगर कोई भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो उसके सामने वाली लाइन को वो अपोजिट साइड्स के एंगल के, अपोजिट साइड्स की लेंथ के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि अगर ए से अगर हम लोग एक एंगल बाइसेक्टर से खींचे तो वो बीसी को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, मान लेते हैं एम है, तो बी एम बाई एम सी जो है वो ए बी बाई ए सी के बराबर होगा। ये थ्योरम हम लोग को पता है, और इस थ्योरम का यूज करके हम लोग ये कह सकते हैं कि बी एम बाई एम सी विल बी सी इज टू बी। और बी एम बाई एम सी अगर सी इज टू बी होगा तो फिर से जो बी आई है ये भी एंगल बाइसेक्टर है इस ट्राइंगल का ए बी एम का। ए बी एम का जो एंगल बाइसेक्टर है वो बी आई है। तो ए आई बाई आई बी क्या होगा, ए आई बाई आई बी भी ए बी अपॉन बी एम होना चाहिए। और बी एम हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये पूरी लेंथ ए है तो बी एम क्या होगा, बी एम होगा सी अपॉन बी प्लस सी इंटू ए, क्योंकि बी एम इज डिवाइडिंग बी एम, एम इज डिवाइडिंग बी सी इन द रेशियो ऑफ सी टू बी। सो बी एम विल बी ए which is the length of the total line segment into the ratio of bm which is c divided by b plus c। और फिर हम लोग अपने जो इनसे मतलब थ्योरम था, बेसिक थ्योरम था, उसका यूज करें तो बी आई इज द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल ए बी एम। सो ए आई ओवर आई एम विल बी सी डिवाइडेड बाई ए सी अपॉन बी प्लस सी। तो ये सी और सी कैंसिल हो जाएगा, बी प्लस सी ऊपर चला जाएगा, तो ए आई बाई आई एम बी प्लस सी अपॉन ए आ जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम वर्किंग जैसे हम लोग पिछले प्रॉब्लम में किए थे वैसा ही करें तो हम लोग का ये आई का एक्स कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से आ जाएगा। आई का एक्स कोऑर्डिनेट बहुत आसानी से आ जाएगा। इसको मैं सिग्मा नोटेशन में लिख रहा हूँ, ए एक्स वन, मतलब ए का कोऑर्डिनेट जो था वो हम लोग एक्स वन माने थे, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे इस फॉर्मूले को याद करना है तो हम लोग मतलब ऐसे कर सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो इन सेंटर का, वो बेसिकली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनटू इसके सामने जो लेंथ है वो, प्लस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनटू इसके सामने जो लेंथ है वो, प्लस इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इनटू इसके सामने जो लेंथ है वो, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब हम लोग सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, पर बेसिकली उसमें भी चीजें जो यूज हो रही हैं वो एज इट इज सेम है।
जो मेन कंस्ट्रेंट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आएगा वो यही आएगा कि वो रेशियो निकालना जिसमें वो सारे पॉइंट्स डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर हम लोग सरकम सेंटर की बात करें तो सरकम सेंटर पहले होता क्या है, एक ट्रायंगल अगर ए बी सी मान लें और ए से ए बी वाली लाइन के ए बी वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और बी सी वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें और ए सी वाली लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो वो जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसी को कहा जाता है सरकम सेंटर। ये तो था मतलब सरकम सेंटर का डेफिनेशन। अब हम लोग को इस डेफिनेशन का यूज करके जो हम लोग निकाल लेते ना ए ओ बाई ओ एम, वो सारी चीजें निकालनी। तो दिस इज मोर ऑफ अ ज्योमेट्री प्रॉब्लम देन अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रॉब्लम। और बेसिकली O is the point from where if we draw a circle of the radius OA, then it will circumscribe the entire triangle ABC। और क्योंकि O जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो OA, OB और OC तो इक्वल होंगे, ठीक है। और हम लोग को अपनी ज्योमेट्री के नॉलेज से क्या पता है कि अगर ये एंगल C है ये पूरा, तो जो सेंटर पे जो अगर ये वाली आर्क यहाँ पे C एंगल बना रहा है तो सेंटर पे 2C एंगल बनाएगा, तो ये वाला एंगल बेसिकली होगा पाई बाई 2 माइनस सी और ये वाला एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस बी। अब पाई बाई 2 माइनस सी ये है तो इसका ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे और इसका ट्वाइस हो जाएगा यहाँ पे, तो ये वाला पूरा एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस ए। हम लोग को ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल हम लोग का क्या था 2C था, तो ये वाला होगा पाई माइनस 2C। और ये वाला एंगल क्या था 2B था, तो ये वाला एंगल होगा पाई माइनस 2B। और हम लोग साइन रूल से हम लोग ये कह सकते हैं कि बी एम बाई एम सी, क्योंकि ये भी आर है ये भी आर है, तो और ये एंगल हम लोग का है 2A, ये एंगल हम लोग का है 2A, ये एंगल हम लोग का है पाई माइनस 2C और ये एंगल हम लोग का है पाई माइनस 2B। तो हम लोग बी एम और एम सी का रेशियो निकालना चाहते हैं, तो एक बार हम लोग इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करेंगे और एक बार इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करेंगे। और सपोज एक और हम लोग वेरिएबल मान ले रहे हैं कि इस वाले एंगल को हम लोग थीटा मान ले रहे हैं। बेसिकली r divided by sin theta, which is we are referring to as t, will be equal to bm divided by sine of angle BOM, and sine of angle BOM is 2c. And in the next line, if we apply the same sine rule in the triangle COM, we will be getting r divided by sine of t will be cm divided by sine of 2b, क्योंकि एंगल COM जो था वो पाई माइनस 2b था, तो साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा तो बराबर ही होता है। अब इन दोनों इक्वेशंस का मतलब r बाई साइन टी इक्वल टू बी एम अपन साइन 2c और r अपन साइन टी इक्वल टू सी एम अपन साइन 2b का यूज करके हम लोग ये कह सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे हम लोग को मिलेगा ये मतलब LHS तो दोनों का सेम है, तो bm अपॉन साइन 2c विल बी इक्वल टू cm अपॉन साइन 2b। तो bm बाई cm जो होगा वो साइन 2b बाई साइन 2c हो जाएगा। bm बाई cm विल बी इक्वल टू साइन 2b अपॉन साइन 2c। तो बस अब हम लोग ज्यादा वर्किंग नहीं करेंगे, हम लोग दो बार सेम चीज निकाल लिए तो हम लोग को आइडिया एकदम इंट्यूशन क्लियर है कि जैसे जैसे सेंट्रोइड के केस में आ रहा था कि ये 1:1 आ रहा था, इन सेंटर के केस में क्या आ रहा था कि ये वाली लेंथ सी आ रही, मतलब ये वाला रेशियो सी आ रहा था, ये वाला रेशियो बी आ रहा था। वैसे ही इसके केस में क्या आ रहा है कि बी एम जो है वो साइन 2c के करस्पॉन्डिंग आ रहा है, एम सी जो है वो साइन 2b के करस्पॉन्डिंग आ रहा है। तो जो हम लोग का इन सेंटर का फॉर्मूला था उसमें बेसिकली ए को रिप्लेस कर दे रहे हैं साइन 2a से, बी को रिप्लेस कर दे रहे हैं साइन 2b से, सी को रिप्लेस कर दे रहे हैं साइन 2c से, बाकी सारी वर्किंग तो सेम ही है। तो हम लोग डायरेक्टली मतलब इन सेंटर का जैसे हम लोग प्रूव किए थे वैसे ही हम लोग सेम तरीके से जाएं तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा सरकम सेंटर का वो क्या होगा, वो मतलब साइन 2a इंटू x1 प्लस साइन 2b इंटू x2 प्लस साइन
2c into x3 divided by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कमसेंटर. तो इसमें हम लोग ने क्या किया, पहले मतलब जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट है उसको ध्यान में रखना है कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर था. इनकी सिमिलैरिटी से हम लोग ने bm और mc का रेशियो निकाला. तो bm और mc का रेशियो कैसे निकाला, तो ये अगर लेंथ r है और ये भी लेंथ r है, तो r अपॉन r डिवाइडेड बाय sin थीटा, दिस एंगल will be equal to bm upon sin 2c, because this angle was 2c, so this will be at pi minus 2c, and sin of pi minus 2c is equal to sin of 2c. Similarly ये वाली लेंथ भी r है और ये एंगल पाई माइनस थीटा है, जिसका साइन लेंगे तो फिर से साइन थीटा हो जाएगा. तो r अपॉन साइन थीटा यहाँ पे भी क्या होगा, cm डिवाइडेड बाई द साइन ऑफ दिस एंगल, एंड द साइन ऑफ दिस एंगल इज 2b पाई माइनस 2b, क्योंकि ये एंगल जो था अपना 2b था, तो ये होगा साइन पाई माइनस 2b, और साइन ऑफ पाई माइनस 2b इज बेसिकली 2b. तो r upon sin theta was bm upon sin 2c, r upon sin t is also equal to cm upon sin 2b, और इन दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो हम लोग को आएगा bm upon cm equals to sin, एक मिनट यहाँ पे एक एरर है, ये sin 2c by sin 2b होना चाहिए था. दिस इज c एंड दिस इज b. तभी तो हम लोग अपने इन सेंटर वाले चीज से इसको रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी यही आ रहा था कि जो b के पास, जो पॉइंट b के करस्पॉन्डिंग या पॉइंट p के पास जो लाइन सेगमेंट था उसका रेशियो c के करस्पॉन्डिंग था, और जो पॉइंट c के करस्पॉन्डिंग जो लाइन सेगमेंट था उसका रेशियो b के करस्पॉन्डिंग था. यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये वाला लाइन सेगमेंट है इसका जो रेशियो है वो c से है, उसका जो रेशियो है वो c है, और जो ये वाला लाइन सेगमेंट है उसका जो रेशियो है वो b है. तो हम लोग मतलब अभी तक कुछ बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं कि सेंट्रॉइड कैसे निकलता है, इनसेंटर कैसे निकलता है, सर्कमसेंटर कैसे निकलता है. अब हम लोग, और जैसे एक ऑर्थो सेंटर होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि परपेंडिकुलर मतलब ए बी सी से परपेंडिकुलर से अगर हम लोग ड्रॉ करें अपोजिट साइड्स पे, तो वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं. और ऑर्थो सेंटर का भी वर्किंग सेम होता है सर्कम सेंटर जैसे, बस उसमें भी हम लोग को थोड़े ज्योमेट्री की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, और अगर उन चीजों का ध्यान रखें तो हम लोग आसानी से ऑर्थो सेंटर भी निकाल लेंगे. और ऑर्थो सेंटर में भी वही बेसिकली ज्योमेट्री ही एक ऐसी चीज होती है जो परेशान करे, नहीं तो बाकी सब तो सेक्शन फॉर्मूला क्लियर ही है. अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो है लोकस. ये एक नया पॉइंट है जो हम लोग 9th में कवर नहीं किए हैं, और लोकस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं जेई में भी और बोर्ड्स में भी. तो लोकस क्या होता है कि फॉर सपोज हम रहते हैं, फॉर सपोज वाराणसी में, वी आर कॉलिंग इट एज वी, और हमको जाना है कानपुर. तो एक हम डेफिनेट पाथ से जाएंगे, और मान लेते हैं कि इस पाथ का कोई इक्वेशन होगा. तो लोकस इज बेसिकली द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ. अगर हमको इस पाथ का, जैसे कोई भी दो पॉइंट्स हैं P1 और P2, उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, अगर हम ये कहें कि एक हमारा पॉइंट P है जो एक वेरिएबल पॉइंट है मतलब वो चल रहा है, और हम लोग अपने स्टेटमेंट में ये कह रहे हैं कि द पॉइंट P इज मूविंग ऑन द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2, सो फाइंड द लोकस ऑफ P. तो लोकस ऑफ P क्या होगा कि अगर कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट x, y मान ले, वो P1 और P2 के बीच में, मतलब P1 और P2 वाली लाइन पे है, तो हमको x और y के कोऑर्डिनेट्स में एक रिलेशन फाइंड करना है, जिसमें केवल जो वेरिएबल्स आने चाहिए वो x और y वाले आने चाहिए, और कोई भी अलग वेरिएबल नहीं आ सकता है. कांस्टेंट आ सकता है पर वेरिएबल नहीं आ सकता. यानी कि वी नीड अ इक्वेशन इन x एंड y, एंड दैट इज व्हाट इज लोकस इज. लोकस जो होता है वो एक इक्वेशन होता है किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में. ये केवल 2 डायमेंशन में नहीं, इसको हम लोग n डायमेंशंस में भी एक्सटेंड कर सकते हैं. और यहाँ पे हम लोग सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके, मतलब जो जैसे ये एक इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम है लोकस का, कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट दैट इज मूविंग ऑन द लाइन जॉइनिंग P1 एंड P2. तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पढ़े ही हैं. अब सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हैं तो हम लोग को क्या पता है कि अगर कोई भी पॉइंट P है जो P1 और P2 के बीच में ज्वाइन कर रहा है, तो बेसिकली किसी λ1 is to λ2 रेशियो में
डिवाइड कर रहा होगा P1 और P2 को, और हम अपनी ईज के लिए लैम्डा 2 को मान ले रहे हैं 1, क्योंकि बेसिकली अगर कोई दो रेशियो लें K1 by K2, तो देयर एग्जिस्ट अ लैम्डा सच दैट K1 by K2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 1। तो ये पहले हम लोग ये एजम्पशन ले लिए। अब हमको क्या करना है, मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि x और y में एक्सप्लिसिट इक्वेशन बने जिसमें और कोई वेरिएबल जैसे लैम्डा है, लैम्डा एक डमी वेरिएबल है, इसको हम लोग को एलिमिनेट करना है। हम लोग का टास्क यही होगा कि इसको एलिमिनेट करें कैसे भी करके। तो पहले x का इक्वेशन लिखते हैं। x का इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपने सेक्शन फॉर्मूला की मदद से, लैम्डा इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P2 प्लस 1 इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, विच मीन्स लैम्डा प्लस 1 इंटू लैम्डा x2 प्लस x1। और y को क्या लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली x को y से रिप्लेस कर दे रहे हैं, x2 को y2 से और x1 को y1 से। लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। तो अब हम लोग के पास दो लीनियर इक्वेशन है और हम लोग का एम है लैम्डा को एलिमिनेट करना। तो लोकस के प्रॉब्लम में जो बेसिक चीज यही होती है कि जो एक डमी वेरिएबल हम लोग बनाए हैं, मतलब जो सबसे प्रिलिमिनरी फॉर्म है लोकस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, वो यही है कि जो एक डमी वेरिएबल बनाए हैं उसको निकाल लो एक्सप्लिसिटली एक्स और वाई के टर्म में, और उसके बाद जो तुम्हारे पास दो इक्वेशंस होंगे, और दूसरे इक्वेशन में तुम उस डमी वेरिएबल को जो तुम उस फॉर्म में निकाले थे उसको रख दो। पर बेसिकली ये एक बहुत बेसिक अप्रोच है, और डेफिनेटली तो ये लेंथी भी होगा क्योंकि ये बेसिक अप्रोच है। पर हम लोग यहाँ पे यही, क्योंकि ये हम लोग का पहला प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसी तरीके से कर रहे हैं। आप मतलब अब इसके बाद केवल वर्किंग है, कैलकुलेशन है। मतलब जो हम तरीका तुम मतलब पहले बताएं कि जो लैम्डा को निकाल लें इस इक्वेशन से एक्स के टर्म में, एक्स x1 x2 के टर्म में, और उसके बाद इस वाले इक्वेशन में लैम्डा को रख दें, वो काम तो हम लोग कर सकते हैं। पर एक और काम हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि ज्यादा इजी होगा और टाइम भी बचाएगा, कि इस लैम्डा प्लस 1 को इस साइड मल्टीप्लाई करें, और फिर आएगा कि लैम्डा एक्स प्लस एक्स इक्वल टू लैम्डा x2 प्लस x1, और फिर ये लैम्डा वाला टर्म उस साइड लेते जाएं, और ये जो x अपना बच रहा था 1 के करस्पॉन्डिंग उसको इस साइड ले आए। तो हम लोग को बेसिकली लैम्डा का डायरेक्ट इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा क्या आएगा, x1 माइनस x डिवाइडेड बाई x-x2। और अगर यही चीज हम लोग y के साथ भी करते, तो बस x जहाँ पे है वहां पे y रख देना है, बाकी सारी चीजें तो सेम ही है। x1 जहाँ है वहां पे y1, x2 जहाँ है वहां पे y2। तो अब यहाँ पे हम लोग इजीली देख सकते हैं कि लैम्डा इसके भी बराबर है, लैम्डा इसके भी बराबर है। तो लैम्डा मतलब अगर तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, और ये जो चीजें हैं उसमें कोई भी वेरिए वेरिएबल नहीं आ रहा है एक्स और वाई को छोड़ के, तो यही हम लोग का रिक्वायर्ड लोकस हो जाएगा। दिस इक्वल टू दिस will be the locus of a point moving on the straight line joining the 2 points P1 and P2, and this is basically the equation of the straight line too, because what is the equation of a line? इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग अगर कह रहे हैं कि अगर, तो वो क्या होगा कि अगर कोई इक्वेशन हम लोग को दिया हुआ है, तो वो इक्वेशन ऑफ अ लाइन तभी होगा जब एक्स वाई में जो इक्वेशन दिया है उसके मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई भी एक्स वाई उस लाइन पे लाई करे। तो वही जो एक्स वाई है, कोई भी एक्स वाई है, वही तो हम लोग का वेरिएबल पॉइंट है। और वही हम लोग लोकस के डेफिनेशन में कह रहे हैं कि एक वेरिएबल पॉइंट अगर P1 और P2 को ज्वाइन करने वाली लाइन पे मूव कर रहा है, तो उस वेरिएबल पॉइंट का जो इक्वेशन है वही उस स्ट्रेट लाइन का भी इक्वेशन होगा। ठीक। और इस वेरिएबल पॉइंट की मदद से, इस इक्वेशन की मदद से हम लोग कोई भी पॉइंट जो P1 P2 पे है वो हम लोग निकाल सकते हैं। आज तो मतलब लोकस तक हम लोग जान लिए हैं, लोकस के बेसिक्स क्या होता है कैसे होता है ये समझ लिए हैं। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग लोकस के और सारे मतलब स्ट्रेट लाइंस का, जिससे अभी हम लोग बेसिक बेसिक तरीके से अपने सेक्शन फॉर्मूले से निकालना सीखे कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है। तो और भी बहुत सारे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो सकते हैं जिनका हम लोग अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी कन्वीनियंस के अनुसार अलग अलग प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वही सारे डिफरेंट स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे और लोकस के और भी अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे।